होती है। जैसे मिट्टियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम रेगुर मिट्टी की बात करेंगे। तो रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मृदा भी कहते हैं इसे। इसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय से होता है, यानी कि जो ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है। एक होती है विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया, यानी कि अचानक से विस्फोट करते हुए धरती को फाड़ते हुए जो है कि एक पर्वत नुमा जो है कि ऊपर इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम लोग ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। लेकिन वहीं पे एक प्रक्रिया होती है ज्वालामुखी निकलने की शांत दरार प्रकार से, यानी धीरे धीरे वो एक रस्ते रस्ते यानी कि रिस रिस के धीरे धीरे निकलती है, उसको हम लोग कहते हैं शांत दरार प्रकार की प्रक्रिया। तो उसके माध्यम से जो निकलती है वो होता है आपका बेसाल्टिक लावा क्षय। जैसे आप देखोगे कि साउथ इंडिया का जो पठारी क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भारत, उसमें मुख्यतः इसी का विस्तार देखने को मिलता है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, इन सभी में यह मिट्टी पाई जाती है मुख्य रूप से। और इसका अगर हम अन्य नाम पूछें, सामान्यतः तो इसको लोग काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, इसको कपासी मृदा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कपास की सबसे अधिक खेती होती है और कपास के लिए बहुत उपयुक्त मृदा पाई जाती है, इसलिए इसका नाम कपासी मृदा भी होता है। और वहीं रेगुर मिट्टी भी इसको क्षेत्रीय स्तर पर महाराष्ट्र वगैरह और कर्नाटक में कहा जाता है। लेकिन अगर हम ज्योग्राफिकल अगर इसके नाम की बात करें तो इसको हम उष्ण कटिबंधी चेरनोजेम कहते हैं। क्या कहते हैं? चेरनोजेम। लेकिन उष्ण कटिबंधी, क्योंकि दक्षिणी जो भारत है वो उष्ण कटिबंधी है। उष्ण कटिबंध का जो विस्तार होता है दोस्तों, वो होता है आपका 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा से 23 डिग्री अर्थात 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा, या 23.5 भी अगर आप ना कहना चाहो तो मैं इसको 30 डिग्री में डिवाइड करता हूँ। तो 0 से 30 के बीच में आपका भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो सारा का सारा उष्ण कटिबंध में आता है। तो इसको हम लोग चेरनोजम भी कहते हैं उष्ण कटिबंध क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात है कि रेगुर मृदा में आपको क्या क्या मिलता है। वैसे तो मैं आपको बेसिक पॉइंट बता देता हूं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इन तीनों की ही हमारे भारतीय मृदा में कमी पाई जाती है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की नहीं। भारत में इन मिट्टियों में कमी पाई जाती है। भारत की जितनी भी मृदा आप पढ़ोगे, जलोढ़क पढ़ लो, दोमट पढ़ लो, बलुई पढ़ लो, पर्वतीय पढ़ लो, रेगुर पढ़ लो, इनमें इन 3 प्रमुख खनिजों की कमी पाई जाती है। और इसका समाधान क्या है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन हम बात करें कपासी मृदा या रेगुर मृदा या काली मिट्टी, तो इसमें मुख्यतः लोहा पाया जाता है, चूना पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट की तो अधिकता होती है। और जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। अब नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए जो नाइट्रोजन हम लोग चक्र पढ़ते हैं, जिसमें कई सारी ऐसी फसलों की हम खेती करते हैं जिससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है। जैसे फलीदार फसलें होती हैं, लोबिया, ढैंचा, सनई, ये सब जो फसलें हैं इनके माध्यम से हम नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। वहीं दलहनी फसलों में भी जो है कि नाइट्रोजन के लिए राइजोबियम नाम के जीवाणु, तो ये आप देखोगे कि नाइट्रोजन की कमी होती है, इसीलिए हम इनके प्रयोग से नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर आप और चीजों को समझेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं इस काली मृदा के बारे में, तो मालवा पठार की जो प्रमुख मिट्टी है उसे हम काली मिट्टी भी कहते हैं या फिर लावा मिट्टी। लावा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेसाल्ट के लावा से जो है कि इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए उस मिट्टी को हम लावा मृदा भी कह देते हैं। अब इसकी एक प्रमुख विशेषता समझिएगा कि जल धारण क्षमता अधिक है इसकी। यानी अगर मान लीजिए कोई बारिश का पानी आ रहा है इस तरीके से और ये आपकी मिट्टी है, ठीक है, तो ये मिट्टी क्या कर रही है, इस पानी को यहीं एब्जॉर्व कर ले रही है, इसको नीचे नहीं निकलने दे रही है, नीचे नहीं निकलने दे रही है, यानी यहीं पे एब्जॉर्व कर ले रही है। इट मीन्स कि इसकी जल के धारण करने की क्षमता अधिक है। तो इससे क्या होगा, मिट्टी गीली महसूस होगी, मिट्टी में नमी अच्छी होगी, मिट्टी चिपचिपी होगी। और जब ये बारिश की वजह से भीग जाती है, इस पानी से भीग जाती है, तो ये ठोस एवं चिपचिपी हो जाती है। और जब सूख जाती है, जैसे वाष्पोत्सर्जन हो गया, जो मिट्टी का पानी, मतलब जो पानी मिट्टी से नीचे गया ही नहीं, मिट्टी पर ही है या मिट्टी के कुड़ ऊपरी सतह पर है, तो जब धूप अधिक होगी, वाष्पोत्सर्जन होगा, तो मिट्टी से पानी उड़ भी तो जाएगा। और जब उड़ जाता है तो स्वतः जुताई वाली मृदा दिखने लगती है, यानी बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं कि ऐसा लगता है कि किसी ने ट्रैक्टर या किसान ने हल के माध्यम से इसको जोत रखा है। इसको इंग्लिश में हम लोग सेल्फ प्लोइंग भी कहते हैं। सेल्फ प्लोइंग मतलब स्वतः जुताई वाली मृदा भी बोलते हैं। तो इसके पीछे जो रीजन था वो पता चला आपको। और ये नमी युक्त मृदा होती है, इसलिए इसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें पानी को धारण करने की, पानी को रोके रखने की क्षमता होती है, इसलिए मिट्टी में नमी पर्याप्त मात्रा में होती है, इसीलिए इसको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्रेप्स महोदय जो कि एक वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने कहा, क्रेप्स महोदय ने, कि जो रेगुर मिट्टी है वो अनिवार्य रूप से परिपक्व मृदा है। परिपक्व मृदा का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो हम लोग मृदा की जो सॉइल प्रोफाइल देखते हैं, इसमें कई सारे लेवल होते हैं, संस्तर होते हैं, जैसे A, O, B, O, ये सब अलग अलग प्रकार के लेवल होते हैं जो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में कवर करेंगे।
तो परिपक्व होने का मतलब कि वो पूरी तरीके से परिपक्व हो चुकी है, वो सबसे पुरानी मृदा है, उसमें हर प्रकार की विशेषताएं हैं, जल धारण करने की क्षमता है, सभी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे मैंने छोटा सा एक भारत का नक्शा बनाने का प्रयास किया है, जिसमें मैं मैप के माध्यम से आप दिखाऊं आपको। तो यहाँ देखेंगे ये जो आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इस तरीके से ये तेलंगाना और ये छत्तीसगढ़ से निकलते हुए ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र कैसा हो जाएगा, ये काली मिट्टी रेगुर मृदा का क्षेत्र है, जो कि इधर गुजरात, इधर महाराष्ट्र, इधर कर्नाटक, इधर गोवा, इधर केरल में भी थोड़ा बहुत मिलता है। यहाँ तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये आंध्र प्रदेश, और इधर ऊपर आपका MP छत्तीसगढ़। तो इन क्षेत्रों में इस मृदा का जो है कि विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। अब चलते हम दूसरी मृदा के बारे में बात करें। अच्छा, एक प्रश्न और आएगा जो मैं आपको यहीं बता देता हूं, हालांकि आगे मैंने उसे मेंशन किया है। दोस्तों, पूछा जाता है कई बार कि इस मृदा का जो काला रंग है या काली मृदा जो हम कहते हैं वो किसकी वजह से कहते हैं। तो इसमें मुख्यतः आपको टिटेनिफेरस नाम का जो एसिड होता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से, तो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट क्या होता है, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट, इसकी उपस्थिति की वजह से मिट्टी का जो ये रंग होता है वो काला होता है, और इसीलिए हम इसको काली मृदा भी कहते हैं, रेगुर मृदा भी कहते हैं, कपासी मृदा भी कहते हैं क्योंकि कपास की खेती ज्यादा होती है, बेसाल्टिक मृदा भी कहते हैं क्योंकि बेसाल्ट के लावा से बनी हुई है, बेसाल्ट की चट्टानों से बनी हुई है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, तो आप बताओगे कि उसमें टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति होती है, जिसकी वजह से इसका रंग काला होता है। अब देखते हैं हम लोग लेटेराइट मृदा को। अगर हम देखें जो अगली मृदा है, अगर लेटेराइट की बात करें तो इसका लाल रंग, इसका जो लाल रंग होता है वो लोहे की ऑक्साइड के कारण होता है, क्योंकि इसमें लोहे की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, लोहे के ऑक्साइड के कारण से इसका रंग लाल होता है। सामान्यतः इसमें जब लोहे के ऑक्साइड है तो लोहे की मात्रा अधिक होगी, एल्यूमिनियम की भी मात्रा अधिक होगी, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, चूना, जैविक पदार्थ मतलब ह्यूमस और फास्फोरस, इनकी कमी होती है। मैंने आपको पहले बताया कि हमारी भारतीय मृदा के मैक्सिमम हिस्से में नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ मतलब ह्यूमस और फास्फोरस की कमी देखने को मिलेगी, और इनका सर्वाधिक विकास कहाँ पर होता है, केरल में होता है, महाराष्ट्र में होता है, मेघालय में होता है। ये प्रायः कम उर्वरता वाली मिट्टी होती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि कम उर्वरता वाली मिट्टी होती है, क्योंकि ये तटीय क्षेत्रों में ज्यादातर देखी जाती हैं, या जहां पे वर्षा का मान ज्यादा होता है, जहां वर्षा ज्यादा होती है, और अधिक वर्षा होने की वजह से वर्षा का जो पानी लगातार मृदा पर गिरता है, इसकी वजह से जो मृदा के पोषक तत्व होते हैं वो निछालन वाली पद्धति से, लीचिंग वाली पद्धति से गहरी जमीनों में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, गहरी जमीनों में, यानी मिट्टी की निचली सतह की ओर चले जाते हैं, जिससे मिट्टी की जो ऊपरी सतह है जहां पे हम किसी चीज की पैदावार करते हैं, तो उन जड़ों में वो उपस्थित पोषक तत्व जो होने चाहिए थे वो नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से उपजाऊ कम हो जाती है। फिर से समझिएगा, मैंने क्या बताया कि तटीय क्षेत्रों में जहां पर वर्षा ज्यादा होती है, तो आप देखोगे मेघालय में वर्षा होती है, केरल, महाराष्ट्र में वर्षा ज्यादा होती है क्योंकि तटीय क्षेत्र है। तो यहाँ की मिट्टी में बारिश की वजह से क्या होता है, जो निछालन या पोषक तत्व होते हैं वो नीचे निकल जाते हैं, मिट्टी से नीचे चले जाते हैं गहरी मिट्टी में, और इस वजह से यहाँ पे उर्वरता कम हो जाती है। फिर भी यहाँ पे कपास जैसी फसल का सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है, चावल का, रागी का, गन्ना, दाल। अब आपको पता है कि यूपी और महाराष्ट्र ये तो दो प्रमुख राज्य हैं जहाँ पे गन्ने का प्रोडक्शन अधिक होता है। कपास गुजरात और महाराष्ट्र में तो सबसे अधिक होता है। फिर चाय, कहवा, ये सब कर्नाटक में सबसे अधिक मिलेगा आपको, टैपियोका, काजू। तो इस तरीके से इनकी प्रमुख फसलों के रूप में आप इसको देख सकते हो। और यहाँ पे इसके बारे में कुछ विशेषता अगर हम चर्चा कर लें, जो मैंने अभी बताई है कि लैटेराइट मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है, यानी जहां पे टेम्परेचर अधिक होगा और जहां पे वर्षा भी अधिक होगी, क्योंकि ये भी पता है कि टेम्परेचर जहां अधिक होगा वहां ह्यूमिडिटी क्रिएट होगी और उसकी वजह से वर्षा अधिक होगी। अब दक्षिणी क्षेत्र में ये जो मैंने अभी आपको क्षेत्र बताया, स्पेशली केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सब ये 0 डिग्री के निकट होते हैं, भूमध्य रेखा के निकट है, इसलिए वहां पे टेम्परेचर का प्रभाव ज्यादा है। और ये सभी दक्षिण पश्चिम मानसून की बेल्ट में है, इसलिए यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है। इस कारण लैटेराइट मिट्टी का विस्तार इन क्षेत्रों में ही ज्यादा होता है। अब कोई आपसे पूछ ले कि यूपी में लैटेराइट मृदा होगी क्या, तो नहीं होगी, क्योंकि यूपी पहली चीज 23.5 डिग्री के ऊपर है, उष्ण कटिबंध के से भी ऊपर निकल रहा है, जहाँ पे तापमान कम मिलेगा। तापमान कम है, वर्षा कम है, तो यहाँ पे लैटेराइट मृदा तो होगी नहीं। तो ये इसका अप्लाइड पार्ट है। तो क्या पंजाब में होगी लैटेराइट? नहीं होगी, क्योंकि पंजाब में भी तापमान कम है, बारिश कम है। तमिलनाडु में होगी, केरल में होगी, तेलंगाना में होगी, क्योंकि यहाँ पे तापमान अधिक है, वर्षा अधिक है। इस तरीके से आपको समझना होता है। इसका विस्तार आपको पूर्वी तमिलनाडु में मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में मिल जाएगा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन से ये निर्मित होती है, यानी लीचिंग की वजह से ये निर्मित होती है, और इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो नीचे चले जाते हैं।
अब यहाँ पे इसका इमेजेस भी देख सकते हो आप, कहाँ कहाँ मिलेगी। जैसे कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता है, तो लेटेराइट मृदा, क्योंकि लोहे की अधिकता होने की वजह से भी वो भूमि क्या होती है, उर्वरक नहीं रह जाती, अनुर्वर होती है, यानी उपजाऊ नहीं रहती है, अनुपजाऊ होती है, तो उसे हम कहते हैं लेटेराइट मृदा। अब जैसे आप पश्चिमी घाट के तटीय क्षेत्र देखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, यहाँ पे तमिलनाडु का एरिया देख सकते हो। इस तरीके से आपको ओडिशा और दंडकारण्य का क्षेत्र मिलेगा, यहाँ पे मेघालय का क्षेत्र मिलेगा, तो ये लेटेराइट मृदा के क्षेत्र हैं। तो अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग में इस तरीके से इमेज क्रिएट करके, इमेज बना के और आप इंडिकेट करोगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो ये चीजें भी आप सीखा करिए धीरे धीरे। फिर आगे दोमट या जलोढ़ मिट्टी की बात कर लें। अब यहां पर समझने वाली बात है, जलोढ़ का मतलब ये होता है जल को ओढ़ते हुए। अगर हम शब्द को तोड़े, जल को ओढ़ते हुए, इसका मतलब जो जल से ज्यादा बनी है, यानी जिसमें जल का प्रभाव ज्यादा है। तो जल का प्रभाव वर्षा वाली क्षेत्रों में ज्यादा होगा या नदियों वाले क्षेत्रों में? भाई वर्षा तो भारत में 2 महीने 1 महीने होती है, लेकिन नदियों का प्रवाह तो लगातार होता है। तो उत्तरी भारत में स्पेशली यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल, इन क्षेत्रों में सतत वाहिनी नदियां बहती हैं। यानी सतत वाहिनी का मतलब जो हिमालय से लगातार उनको पानी मिलता रहता है ग्लेशियर के पिघलने से। तो ये नदियां जिन क्षेत्रों से होकर जाएंगी वहां पर अधिक मात्रा में नदी का पानी जमीन पर रहेगा, जिसकी वजह से इसको हम जलोढ़क मृदा कहते हैं या दोमट मिट्टी भी कह देते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से जलोढ़क मिट्टी होने की वजह से, इसकी वजह से यहाँ पर उपजाऊ क्षमता भी अधिक होती है। इसीलिए आप देखोगे कि गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन आपको देखोगे यूपी में मिलेगा। उत्पादकता की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी नहीं, प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। टोटल कुल खाद्यान्न आपको यूपी में मिल जाएगा सबसे अधिक। आप देखोगे कि पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल की खेती मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी बहता है, जलोढ़क मृदा होती है, और जलोढ़क मृदा में नदियों द्वारा लाए गए जो अवसाद होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उसकी वजह से भूमि की उर्वरक क्षमता में वृद्धि होती है। और जब उर्वरक क्षमता में वृद्धि होगी तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन अच्छा होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? अब समझते हैं इस मृदा के बारे में पूरा डिटेल से। भारत के लगभग 33.5% भाग पर इसका विस्तार है। लगभग भारत जितना बड़ा भारत है उसके 1/3 हिस्से, भाई 100 का 1/3 33% हो गया, वहां पर इसका विस्तार है। इसमें पोटास मिलेगा, फास्फोरिक एसिड मिलेगा, चूना मिलेगा, जबकि वही जैव पदार्थों की प्रचुरता और जैव पदार्थों की भी प्रचुरता देखने को मिलती है, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। अब ह्यूमस अलग चीज हो गई, है तो हालांकि जैविक घटक ही, और जैव पदार्थ का मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं जो नदियों के रास्ते में आते हैं, जो टूट जाते हैं, कट जाते हैं, जो उसी नदियों में बहते चले आते हैं, लकड़ी वगैरह सब, तो इनकी मात्रा ज्यादा होती है। आप देखोगे गंगा नदी के प्रवाह में देखोगे बहुत सारे लोगों को जलाया जाता है, कई सारे लोग उसमें डूब के मर जाते हैं। ऐसी स्थिति में सब जैविक घटक ही तो है, सब जैविक पदार्थ है जो मिट्टी की उर्वरा क्षमता को मजबूत करता है। और इसी वजह से पूरे भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा मानी जाती है, इसको सबसे अधिक उपजाऊ माना जाता है। यह पंजाब से लेकर असम तक के विशाल मैदानी भागों के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटियों में फैली हुई है। हालांकि मैं तो अभी आपको उत्तर भारत का एग्जाम्पल दे रहा था, जिसमें उत्तराखंड बताया, हिमाचल बताया, यूपी बताया, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, लेकिन आप देखो ना, आपको ब्रह्मपुत्रा का विशाल मैदान देखने को मिलेगा असम, अरुणाचल, नागालैंड में। आपको पंजाब के आसपास सतलज का मैदान देखने को मिलेगा। हमारा गंगा यमुना का मैदान देख लीजिए, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, इन सभी क्षेत्रों में। तो इसीलिए, और साथ ही साथ दक्षिण भारत में भी तो कुछ नदियां हैं जो सतत बहती रहती हैं। हालांकि वर्षा काल में उनकी स्थिति थोड़ी और अच्छी हो जाती है, लेकिन कुछ समय वो कम पानी के साथ भी साउथ इंडिया में काम करती रहती हैं, जिसमें कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, महानदी, कावेरी, नर्मदा, ये सब वो प्रमुख नदियां हैं जो साल भर इनमें पानी रहता है। ये वो नदियां नहीं है कि सूख जाएंगे 2 महीने बाद, साल भर पानी रहता है, बस पानी की मात्रा कम हो जाती है और वर्षा ऋतु में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। तो इन सभी क्षेत्रों में आपको जलोढ़क मिट्टी मिलेगी, और इनका जो निर्माण होता है वो नदियों के द्वारा लाए गए गाद से होता है। गाद मतलब जो कचरा होता है, जो अवसाद होते हैं, उनसे इसका निर्माण होता है। और इसमें भी 2 भाग होते हैं, हालांकि इसका इमेज आपको मैं दिखाऊंगा अभी। इसके 2 भाग होते हैं। इसमें एक तो होता है खादर जमीन और एक होता है बांगर मिट्टी। खादर किसे कहते हैं दोस्तों? जो नवीन जलोढ़क मैदान होते हैं, यानी जो लगातार नदियों द्वारा जो है कि लगातार मैदान बनाए जाते हैं नए नए हर साल, और उसमें बाढ़ आती रहती है। और आप देखोगे जब बाढ़ आ जाती है तब तो नहीं पता चलता है, लेकिन जब बाढ़ जाती है ना, तो गंगा नदी में जितना भी कचरा होता है वो सारा का सारा यूपी में मिल जाता है, और कोसी नदी में जितना कचरा होता है वो सारा बिहार में आ जाता है। यानी नदी भी कहती है कि तुमने हमें दिया था अपना कचरा, अब हमने बाढ़ के माध्यम से तुम्हारा कचरा तुम्हारे घर में ही वापस कर दिया। और आप देखोगे कि उन नदियों में कितने अलग अलग प्रकार के अवसाद होते हैं, कचरे होते हैं, जो कहीं ना कहीं कार्बनिक घटक के रूप में काम करते हैं, जैविक घटक के रूप में। और एक होता है बांगर।
जो पुरानी मिट्टी है दोस्तों, आज से बहुत साल पहले, मतलब कह सकते हो आप 100 साल, 150 साल, 200 साल, 500 साल पहले की जो मृदा है, हजारों साल पहले की, उस मृदा का विस्तार इतने ऊंचे क्षेत्र पर हो चुका है कि अब वहां पे बाढ़ का मैदान नहीं हो पाता, बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, जिसको हम लोग प्राचीन जलोढ़क मैदान कहते हैं। आज हम लोग जो खादर मृदा देख रहे हैं दोस्तों, जहां पर हम बाढ़ का क्षेत्र देख रहे हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के जिन क्षेत्रों में, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 1000 साल बाद ये भी स्थिति पुराने जलोढ़क में आ जाएगी, बांगर में आ जाएगी, क्योंकि फिर गंगा नदी के द्वारा नए क्षेत्रों में बाढ़ लाई जाएगी, क्योंकि ये भी तो मैदान धीरे 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 ऊंचे होते जा रहे हैं, मिट्टी पटती जा रही है, धूल खंड जमा होती जा रही है, तो इसी वजह से। और वहीं दोमट बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। अब ध्यान देना कि इसमें बलुई मिट्टी को इंक्लूड कर दिया गया, क्योंकि बलुई मिट्टी का मतलब होता है जो बालू होता है, उनके कण इतने बड़े बड़े होते हैं कि उसमें पानी रोकने की क्षमता होती ही नहीं है, वो पानी सारा का सारा नीचे चला जाता है। आप अक्सर नदियों में जाइए और बालू में हाथ डालिए और बालू उठाओगे तो आप देखो कि पूरा का पूरा पानी छन जाएगा, केवल बालू आपके हाथ में रह जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप काली मिट्टी को उठाओगे अगर नीचे से, या अपने खेतों की चिपचिपी मिट्टी को उठाइए, तो आप देखोगे वो मिट्टी गीली रहेगी, क्योंकि उसमें पानी है, वो आपके हाथों से नीचे नहीं निकल रहा है छन के, उंगलियों से। लेकिन वहीं बालू उठाओगे तो सारा पानी उंगली से नीचे छन जाएगा। क्यों? क्योंकि बालू के जो दाने इतने मोटे हैं कि वो पानी को रोक ही नहीं पाते हैं, इसीलिए इनकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि इनके दाने बड़े बड़े होते हैं। देखिए वो सारे एग्जाम्पल हैं दोस्तों, अगर आप लोग खेतों से जुड़े होगे, गांव से जुड़े होगे, कृषि से जुड़े होगे, तो आप इन एग्जाम्पल को महसूस कर पाओगे, इन चीजों को समझ पाओगे, कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप उन्हें कभी गांव गए नहीं, कभी खेती से जुड़े नहीं, केवल बड़े बड़े महलों में रहे, शहरी बिल्डिंग में रहे, तो शायद आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन फिर भी डेली लाइफ में ये चीजों को आप देख सकते हो। दोमट मिट्टी में अगर हम बात करें तो 40% बालू होता है, 40% क्ले होता है, जिसको हम लोग थोड़ा हल्का कीचड़ टाइप का कहते हैं, 20% गाद होती है, सिल्ट होती है। इन सभी को मिला के 100% इस मिट्टी का विस्तार हो जाता है। और यहाँ पे मैं छोटी सी एक गाड़ी दिखा रहा हूँ, जो कि है तो उत्तरी भारत का नक्शा, लेकिन ठीक से नहीं बना है। आप यहाँ देखो कि पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, MP और ये आपका छत्तीसगढ़, गुजरात, ये सभी क्षेत्र पूरे के पूरे किस में आते हैं? दोमट मिट्टी में आते हैं। हालांकि दक्षिण भारत में भी कुछ क्षेत्र होते हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटियों के, लेकिन मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखा दिया है, तो आप इससे समझ गए कि 1/3 भारत की मिट्टी इसी से निर्मित है। अब जरा इस मिट्टी के बारे में और भी हम चीजों को समझेंगे, लेकिन कुछ MCQs भी इसी में हैं, उसको करते हैं। जैसे कभी कभी मिलान आता है कि जलोढ़क मृदा का विस्तार कहाँ पे है। अब ऑप्शन में केवल उत्तर प्रदेश था तो उत्तर प्रदेश हो गया, लेकिन आप उत्तर प्रदेश कह सकते हो, पश्चिम बंगाल कह सकते हो, बिहार कह सकते हो, हिमाचल कह सकते हो, पंजाब कह सकते हो, मध्य प्रदेश भी कह सकते हो, क्योंकि ये सभी नदियों से ही निर्मित मैदान है। काली मिट्टी की बात करेंगे तो काली मिट्टी मुख्यतः आपको महाराष्ट्र में मिलेगी, कर्नाटक में मिलेगी, गुजरात में थोड़ी बहुत मिल जाएगी, मेघालय में मिलेगी। लाल मिट्टी की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में मिलती है। अब ये क्यों मिलती है आंध्र प्रदेश में, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और मरुस्थलीय मृदा तो भाई मरुस्थल राजस्थान में तो वहीं मिलेगी। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करती है? भाई मैंने आपको बताया ना कि हमारी मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम कुछ दलहनी फसलें लगाते हैं, कुछ बीज वाली फसलें लगाते हैं, ठीक है, जैसे दानेदार, जैसे मटर हो गई, लोबिया हो गई, ढैंचा हो गया, सनई हो गया। इन सभी फसलों के पैदा करने से हम वहां की मिट्टी में नाइट्रोजन की क्षमता को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करती है। यानी हमारे वायुमंडल में अच्छा किसकी मात्रा सबसे अधिक है? ये संयोग देखिए, मैं इसे दुर्भाग्य ही कहूंगा दोस्तों, कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक 78% दोस्तों हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस होती है, उसके बाद ऑक्सीजन आती है 20 पॉइंट कुछ यानी 21%, और भूमि जो कि वायुमंडल से ज्यादा दूर नहीं है, 17-18 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। हालांकि भूमि के ऊपर सब कुछ वायुमंडल ही तो है, लेकिन फिर भी हमारी भूमि में नाइट्रोजन की सबसे अधिक कमी है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि हमारे वायुमंडल में अथाह मात्रा में ये घूम रही है गैस, लेकिन हमारी पृथ्वी के अंदर नहीं है, मतलब जमीन के अंदर नहीं है, कि ताकि फसल अच्छी हो सके। तो हम इस वायुमंडल की नाइट्रोजन को खींचकर मिट्टी के अंदर भरने का काम करते हैं। तो हम हवा से थोड़े भरेंगे, हाथ से थोड़े भरेंगे, हम कुछ ऐसी फसलें लगाते हैं जिन फसलों के माध्यम से वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींचा जाता है और मिट्टी के अंदर जड़ों के माध्यम से भेज दिया जाता है, ताकि वो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर हो जाए और दूसरी फसलों को खेती करने में आसानी हो जाए, प्रोडक्शन अच्छा हो जाए। तो कैसे होती है फसलें? जैसे अल्फा अल्फा हो गई, ड्राई बीन्स हो गई, मटर हो गई, सोयाबीन हो गई, उड़द हो गई, गार्बेंजो हो गई, सनई हो गई, ढैंचा हो गया। ये सभी फसलें हैं जो वायुमंडल से खींच के मिट्टी के अंदर भर देती हैं। तो
इस तरीके से आप समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल से कि कैसे वो काम करती हैं। और वहीं और अब जरा आप यहाँ पे लाल मिट्टी के बारे में जरा जानकारी ले लीजिए। इसका निर्माण आग्नेय और कायांतरित शैलों के विघटन और वियोजन से होता है। ध्यान देना, आग्नेय और कायांतरित शैलों के विघटन और वियोजन से होता है। और अगर आग्नेय चट्टान है दोस्तों, तो आग्नेय चट्टान में सबसे अधिक मात्रा मिलती है आपको सिलिका की, ठीक है, सिलिका की मात्रा मिलती है। इसीलिए जब ये मिट्टी ही बन रही है आग्नेय चट्टानों से, रूपांतरित चट्टानों से, तो नो डाउट इसमें सिलिका की मात्रा सबसे अधिक होगी। और इसमें आयरन की भी बहुलता होती है और इसी वजह से लाल रंग इसका होता है, क्योंकि लाल रंग फेरिक ऑक्साइड से होता है। और फेरिक का मतलब हो गया FeO, फेरिक ऑक्साइड। Fe का मतलब होता है लोहा, तो लोहा अधिक है यानी फेरिक ऑक्साइड ज्यादा है, इसलिए इसका रंग कैसा है, लाल रंग होता है, ठीक है। और काली मृदा का काला रंग क्यों होता है, टिटेनी-फेरस मैग्नेटाइट की वजह से होता है। और अब इसकी उपस्थिति की बात करेंगे तो पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, नागपुर पठार, यहाँ पे लाल मिट्टी का विस्तार मिलेगा। और इसमें भी वही समस्या है कि चूना कम मिलेगा, मतलब चूना, पोटास, फास्फेट, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और ह्यूमस, इनकी कमी होती है मुख्य रूप से। हिमालय की मृदा में ह्यूमस का भी अभाव होता है। पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में क्यों मिलता है, क्योंकि वहां पे पानी पड़ा रहता है, यानी नमी पड़ी रहती है, इसलिए क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। इसमें 50% से कम जो है कि गाद होती है और 50% तक मृत्तिका होती है। वह बालू की कुछ ही मात्रा मिलती है। जब बालू सबसे कम है तो जल धारण क्षमता अधिक हो गई। वहीं दोमट में बालू मिट्टी 40% है, जिसकी वजह से जल धारण क्षमता कम होती है, पानी नीचे निकल जाता है, तो वहां पे पौधों को मिलता नहीं है। लेकिन चिकनी मिट्टी में पौधे अच्छे हो जाते हैं। अब आप बताओ ना, सीधी सी बात है, रेगिस्तान में पौधे क्यों नहीं पैदा हो पाते हैं? रेगिस्तान पूरा बालू का ही तो है, और बालू में पहली बात तो वहां वर्षा नहीं होती है, ये दुर्भाग्य है। और अगर वर्षा हो भी जाए या पानी से सिंचाई कर भी जाए तो दोस्तों बालू का पानी पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा, तो वहां जड़ों पैदा नहीं हो पाती, जड़ नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वहां पौधे सूख जाते हैं। और इसी वजह से आप देखोगे, एक मुख्य विशेषता बता रहा हूं, आगे बताऊंगा इन चीजों को, लेकिन यहाँ पे आप जान लो कि जो रेगिस्तान के पौधे होते हैं ना, उनकी जड़ें बहुत लंबी होती है। मतलब अगर आपको जमीन के ऊपर, रेगिस्तान में अगर जमीन के ऊपर आपको 4 फीट दिख रहा है ना, केवल पेड़ 4 फीट की हाइट है, तो मान के चलो नीचे वो 10 फीट तक गया होगा जड़। क्यों जाता है इतना नीचे? क्योंकि वो जल की कमी होती है और वो जल को ढूंढते 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 नीचे पहुंच जाता है। उसकी जड़ें लंबी होती है रेगिस्तान के पेड़ों की, ठीक है। तो ये चीज हो गई। आगे समझते हैं। और अम्लीय मृदा के बारे में बात करें अगर हम, अब यहां आप देखोगे अम्लीय मृदा, यहाँ पे व्हाइटनर लगा हुआ था। यहाँ पे आपके अगर जिरोक्स आपने ली होगी प्रिंट आउट, तो वहां पे लिख लीजिएगा, वहां पे इंग्लिश में एसिडिक मृदा, ठीक है, या इसको रेह मृदा भी कहते हैं, कलर मृदा भी कहते हैं। इसके अलग अलग नाम होते हैं। और मैंने आपको बताया था अभी क्लास के डिस्कशन में ही कि अम्लीय मृदा जो है कि, अच्छा वो विजन आईएएस में बताया था, अम्लीय मृदा सामान्यतः आपको सिंचाई वाले क्षेत्रों में मिलती है, क्योंकि यहाँ पर अम्लीय मृदा अधिक होने से भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। पंजाब हरियाणा में सबसे अधिक सिंचाई होती है, क्योंकि यहाँ पे पैदावार ज्यादा हो रही है, तो यहाँ की मृदा भी क्या होती है, अब अम्लीय होती जा रही है। इट मीन्स कि यहाँ की उर्वरक क्षमता कम होती जा रही है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम ऊसर मृदा की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऊसर मृदा जो कि पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। अगर 7 से अधिक पीएच मान हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो मृदा कैसी हो जाएगी, क्षारीय मृदा हो जाएगी। और इसमें जीवांश, नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन, जिंक की भारी कमी होती है। भाई हमने पहले ही बताया, किसी प्रकार की मृदा पढ़ लो, आपको ह्यूमस, नाइट्रोजन, इन सब की कमी देखने को ही मिलेगी। और इनके उपचार के लिए, यानी हम नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम पायराइट का प्रयोग कर सकते हैं, जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं, ढैंचा का प्रयोग कर सकते हैं, इन जैसी हरी खादों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक है तो क्षारीय मृदा होगी, पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय मृदा होगी। क्लियर। लेकिन अगर मैं कहूं कि हमारे पौधों के प्रोडक्शन के लिए, यानी कि पौधों के उत्पत्ति के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है, तो ना तो अम्लीय हो ना वो क्षारीय हो। इट मीन्स कि 6 से 7 के बीच में अगर उसका पीएच मान है तो अम्लीय और क्षारीय का जो मिश्रण होता है वही सबसे बेस्ट मृदा मानी जाती है। अब जैसे अगर हम कहें कि कोई मृदा बहुत ज्यादा अम्लीय है तो भाई उसमें प्रोडक्शन तो होगा नहीं, तो उसमें अगर हम चूने का प्रयोग कर दें ना, तो हम उसकी क्या करेंगे, अम्लीयता को कम कर देंगे, यानी अम्लीयता का मात्रा कम हो जाएगा और वो धीरे धीरे क्षारीय होने लगेगी, जिसकी वजह से हम उसका उपचार कर सकते हैं और वहां पे फसल को पैदा कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो आपकी क्षारीय मृदा होती है, जिसका पीएच मान 7 से बहुत अधिक है, अगर हम उसे 7 की तरफ लेके आना चाह रहे हो या अम्लीय हल्का हल्का करना चाह रहे हो, तो हम उसमें जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। किसका? जिप्सम का। अभी आगे बताऊंगा। अच्छा, वीडियो कैसी लग रही दोस्तों? अगर अच्छी लग रही तो प्लीज लाइक कर देना
और दूसरी चीज, अगर आप लोगों को लगता है ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है तो प्लीज आप लोग घटनाचक्र पूर्वालोकन सीरीज की, जो हम लोगों ने पूरे यूट्यूब पर केवल एकमात्र चैनल है वो है ग्लैंस एकेडमी, जिसकी टीम के द्वारा इस नोट्स को तैयार किया गया है और आप उसे परचेस कर सकते हैं बहुत ही कम रेट में, बर्गर के प्राइस से भी कम है। और सभी घटना चक्र के हमने नोट्स बना रखे हैं, जिसमें आपका चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, बायोलॉजी हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, एनवायरमेंट हो, सब तैयार है। परचेस कहाँ से करना है उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया व्हाट्सएप नंबर का, यानी व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप मैसेज करके वहां से आप अपना प्रोसेस सिस्टम समझ सकते हैं, पेमेंट सिस्टम, फिर आपको पीडीएफ इजीली तुरंत मिल भी जाएगी। और आप पीडीएफ को प्रिंट आउट निकाल लीजिए। बहुत लोग पूछ रहे हैं सर पीडीएफ प्रिंट आउट निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बिना प्रिंट आउट के आप नहीं पढ़ पाएंगे अच्छे से। प्रिंट आउट निकाल के बेहतर तरीका पढ़ने का अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी क्लास के साथ उसे फॉलो करते रहिए। जो एक्स्ट्रा चीज मैं बता रहा हूँ अपने अनुभवों के साथ, नॉलेज के साथ, आप उसे अगर उसमें अपडेट करते जाएंगे तो आपकी घटना चक्र पे बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी, जो कि आप जानते हो कि एक रामबाण औषधि होती है अगर आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम निकालने हैं तो ये बेस्ट रहेगा आपके आरओ और पीसीएस के लिए, तो आप इस काम को कर सकते हैं। आइए दोबारा आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अब देखते हैं कि सामान्य फसलें उगाने के लिए हमें जो पीएच मान चाहिए वो 6 से 7 के मध्य अगर हो तो वो एवरेज बहुत अच्छा माना जाता है। तो अगर कोई मृदा बहुत अम्लीय है जिसका पीएच मान लो 2 है, 1 है, 3 है, तो इसमें तो खेती नहीं हो सकती। तो हम इसे 6-7 की तरफ बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम चूने का प्रयोग कर ले। अब कोई ऐसी मृदा है जो कि बहुत ज्यादा क्षारीय है, जिसका मान 8, 9, 10, 11 है, तो हम इसे 6-7 के पास लाना चाहें तो क्षारीय मृदा में हम जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहीं पर आपको मैं बताऊं कि सर्वाधिक क्षारीय मृदा का क्षेत्र कहां पर है, यूपी में। सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र कहां पर है, गुजरात में। ध्यान देना, लवणीय मृदा पूछे। अब ये बताओ क्या यूपी में प्रोडक्शन अच्छा हो पाएगा अगर क्षारीय मृदा है, तो हम कहेंगे नहीं। तो इस मृदा को कैसे सही किया जाए, क्षारीय मृदा में आप जिप्सम मिला दो, जिप्सम का जो है कि छिड़काव करो, धीरे धीरे उसका क्षारीय मान कम होता जाएगा और धीरे धीरे वो प्रोडक्शन के लिए अच्छी बन जाएगी मिट्टी। मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। अब मान लेते हैं कि अगर आपका जो मिट्टी है, मिट्टी का जो है कि जो जल है, ठीक है, सिंचित जल जो सिंचाई वाला जल है, जब ये जल ऊपर उड़ जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जल में जो बचा हुआ नमक वगैरह होगा वो सारा का सारा जमीन पे ही छूट जाएगा। और नमक क्या होता है, अम्लीय होता है, यानी लवड़ी होता है, और इस वजह से वो फसल को नुकसान करेगा और फसल पैदावार नहीं होने देगा। फिर आगे देखते हैं, चाय बागानों के लिए गहरी, अम्लीय और अच्छे जल के निकास वाली मिट्टी आवश्यक है, इसलिए पर्वतीय ढलानों पर प्लांट लगाया था, टी प्लांट्स। अब आप देखोगे दार्जिलिंग हो गया, आसाम हो गया, केरल वगैरह हो गया, पश्चिमी घाट के जो ढलान क्षेत्र होते हैं, क्योंकि यहाँ पे गहरी और अम्लीय मिट्टी चाहिए लेकिन अच्छे जल निकास वाली होनी चाहिए। मतलब मिट्टी जो है कि ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे जल का निकास भी हो। अब ढलवा क्षेत्र जो होता है, पहाड़ी क्षेत्र, कि पानी मिलता जाएगा, पेड़ों की जड़ में 2-4 बूंद रुकेगा और फिर उसके बाद सारा पानी बह जाएगा। अगर पूरा का पूरा पानी उसी जड़ में रुक गया तो जड़ खराब हो जाएगी, पेड़ खराब हो जाएगा। इसीलिए हम यूपी में, एमपी में, पठारी क्षेत्रों में इसकी खेती नहीं करते हैं, बल्कि कहाँ करते हैं, जहाँ जल का निकास भी अच्छा हो और पर्वतीय ढाल भी अच्छी हो। तो इसलिए हम आसाम, दार्जिलिंग, पश्चिमी घाट, इन सब में खेती करते हैं चाय बागानों की। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत में मृदा अपरदन की बात करें तो मृदा अपरदन से सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र है दोस्तों, वो है सबसे पहले चंबल एवं यमुना नदियों का जो उत्खात भूमि का क्षेत्र होता है, जिसको हम लोग बीहड़ भूमि भी कहते हैं। और इसी बीहड़ भूमि पर यहाँ से एक डीजीपी साहब निकले हमारे मनोज जी, जिन पर अभी 12th फेल मूवी आई है, बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग जरूर देखिएगा। पश्चिमी हिमालय का जो गिरिपति क्षेत्र है, शिवालिक क्षेत्र, ये दूसरे नंबर पे आता है। मतलब कि सबसे अधिक अपरदन कहाँ पे होता है, मृदा अपरदन, तो चंबल यमुना नदियों का जो क्षेत्र है। दूसरे स्तर पे आता है पश्चिमी हिमालय का गिरिपति क्षेत्र, जो कि शिवालिक पहाड़ी का पाद क्षेत्र कहलाता है। और तीसरे नंबर पे, ये पूरा एक सीक्वेंस है, तीसरे नंबर पे सबसे अधिक अपरदन कहाँ होता है, छोटा नागपुर पठार में होगा। चौथे पे ताप्ती से साबरमती घाटी क्षेत्र में मालवा पठार। पांचवें नंबर पे आता है महाराष्ट्र का काली मृदा क्षेत्र। छठे पे आता है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र, जहाँ पे मृदा अपरदन होता है। अगला पॉइंट हम समझते हैं यहाँ पे कि चंबल घाटी क्षेत्र में खो खड्डों का निर्माण अवनलिका अपरदन के द्वारा होता है। खो खड्डों का मतलब हो गया जो बड़ी बड़ी जो दरारें होती हैं, जिसमें पहले चंबल के डाकू छुप जाया करते थे, बीहड़ के डाकू छुप जाया करते थे, तो बड़ी बड़ी ये मिट्टी की दरारें होती हैं दोस्तों, ठीक है। एक संजय मिश्रा सर की, मतलब एक एक्टर है संजय मिश्रा, कॉमेडियन एक्टर है। संजय मिश्रा सर की एक राजस्थान के ऊपर एक मूवी आई है,
बहुत पहले की वेब सीरीज टाइप की छोटी सी, आप देखेंगे वो राजस्थान की उसी चंबल वाले डाकू वाले बीहड़ क्षेत्र में दिखाते हैं। और वहां की आप मृदा को देखोगे ना, इतनी सूखी मृदा है कि आप समझ जाओगे कि हाँ, इस मृदा में भला क्या पैदा हो सकता है, कुछ पैदा नहीं होगा। तो आप उस मूवी को देखिएगा, वहां से आपको पता चलेगा कि कैसे अवनलिका अपर्दन का दुष्प्रभाव हो रहा है कि चंबल की जो उपजाऊ मिट्टी थी आज वो बंजर और बीहड़ रूप में तैयार हो गई है। वहीं मृदा अपर्दन प्रक्रियाओं का अगर हम सही क्रम करें कि सबसे पहले मृदा का अपर्दन शुरू कैसे होता है, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से मृदा अचानक से रातों रात फट के तैयार हो गई कि भाई ये तो अपर्दन हो गया, ऐसा तो नहीं है, एक लॉन्ग प्रोसेस है ये। तो उस प्रोसेस में सबसे पहला योगदान शुरू होता है आसफाल अपर्दन, जिसको हम लोग स्प्लैश कहते हैं, यानी बूंदों से मिट्टी पर आघात। अब बूंदों से मिट्टी पर आघात कैसे होता है, इसको मैं एक इमेज के माध्यम से सिखा दूं आपको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पेड़ है और इस पेड़ की पत्ती है दोस्तों, ठीक है, ये रही पत्ती, ठीक, मेरी पत्ती थोड़ी टेढ़ी है। अब यहाँ पर आप देखोगे इस टिप पर, जहाँ पे मैं रेड कलर का पेन चलाने वाला हूँ, इस टिप पर आप देखोगे सारा पानी आके क्या होता है, ऐसे बूंद बूंद करके क्या होता है, मिट्टी पर गिरता जाता है, ठीक है। अब ये पेड़ की पत्ती पर्टिकुलर इसी जगह पे है और बार बार यहीं से पानी गिर रहा है, तो एक समय बाद क्या होगा, एक समय बाद यहाँ पे आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा गड्ढा हो जाता है, इस क्षेत्र में एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। तो ये एक जगह हो रहा है, एक पत्ती से पूरे दुनिया में और पूरे भारत में न जाने कितने पत्तियां हैं, और उन पत्तियों पर जो पानी गिरेगा वो पानी इसी तरीके से गिरेगा, इसी तरीके से, और एक ही जगह गिर रहा है। ऐसा नहीं कि इस पत्ती का पानी यहाँ गिर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, वो जब भी गिरेगा इसी जगह गिरेगा। और यहाँ पर क्या कर रहा है, अपर्दन कर रहा है। वहीं इसके पड़ोस में एक और पत्ती है, वो भी क्या कर रही है, यहीं से पानी गिरा रही है, ये भी अपर्दन कर रही है। तो ये सबसे पहला कारण होता है कि बूंदों के माध्यम से मृदा पर आघात पहुंचाना, समझ गए। इसके बाद धीरे धीरे ये जो परत अपर्दन होता है, नहीं कि शीट अपर्दन, मिट्टी जल के साथ फिर बहने लगती है। यही मिट्टी जो यहाँ पे गड्ढा हो चुका होता है, यही मिट्टी धीरे धीरे जगह जगह गड्ढे होने की वजह से ये ऊपर की जो चादर होती है ना, जो मिट्टी की हमें जो पहली परत दिखती है, वो धीरे धीरे बह जाती है। और रेल अपर्दन होता है, जो मिट्टी में छोटी और कम गहरी नालियां बन जाती हैं। ये सामान्यतः आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आप बारिश के दिनों में जहाँ पे टीन वगैरह जिसके घर पे लगा हो, करकट लगा हो, या अपने घरों के जो बारजे होते हैं ना, उससे जो पानी गिरता है नीचे, आप देखोगे पूरी की पूरी एक नाली टाइप की बन जाती है, छोटी सी, बहुत गहरी नहीं होती है। मतलब आप अगर उंगली भी डालोगे उसमें, तो आपका जो उंगली का जो पहला टिप होता है ना, आगे वाला, जैसे ये रही आपकी उंगली, ये ऐसे ऐसे लाइनें बनी होती, तो इतना ही एरिया बस आपका भीगेगा, इतनी गहरी नली बन जाती है वो, ठीक है। और उसके बाद अवनलिका अपर्दन फिर उसके बाद आता है कि जब यही रील अपर्दन जब बहुत बड़ी बड़ी विस्तृत नालियों में बन जाता है, तो इसी को हम अवनलिका अपर्दन कहते हैं, और यही सबसे अधिक प्रभावित करता है चंबल नदी को। फिर उसके बाद और भी अगर एडवांस लेवल पर जाओगे तो धारा चैनल अपर्दन होता है, जो स्ट्रीम चैनल, जो कि समतल तटीय क्षेत्रों में समुद्री लहरों से अपर्दन होता है। ये खासकर समुद्री लहरों से होता है, तटीय क्षेत्रों में होता है, मध्य भारत में या मध्य क्षेत्रों में नहीं होता है। तो ये वो एग्जाम्पल है दोस्तों जो आप डेली लाइफ में देख रहे होते हो, लेकिन आप उसको ज्योग्राफी या एनवायरमेंट से कनेक्ट नहीं कर पाते हो। लेकिन अब मैंने आपको बता दिया है, तो अब आप इस चीज को नोटिस करना और आप समझ लोगे कि हाँ, ये टॉपिक रेल अपर्दन, मृदा अपर्दन या परत अपर्दन कैसे होता है, ये पूरा प्रोसेस आप समझ जाओगे। आगे देखते हैं सोरघुम, जिसको हम लोग ज्वार भी कहते हैं, जो गेहूं के साथ इसकी पैदावार होती है। इसकी फसल भूमि अपर्दन के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी होती है। इसीलिए आप देखोगे अब किसानों के द्वारा भूमि का अपर्दन रोकने के लिए गेहूं के साथ ज्वार की खेती नहीं की जाती, बल्कि किसकी खेती की जाती है, सरसों की। आप देखोगे जब गेहूं की फसल होती है, उसी के बीच बीच में या तो आपको सरसों के फूल पीले वाले खिले हुए दिखेंगे बहुत अच्छे, या गेहूं के ही बगल में कुछ मिट्टी के हिस्से पर किसान ने क्या किया, सरसों की खेती की है। पहले होता था कि ज्वार की खेती भी कर ली जाती थी, जौ की खेती कर ली जाती थी, लेकिन अब नहीं की जाती है, क्योंकि ये ज्यादातर मृदा अपर्दन करती है। जबकि अगर आप क्लोवर यानी लौंग की अगर आप फसल करते हो, लौंग की खेती, तो ये सबसे कम भूमि का अपर्दन करती है। यानी इससे आपको फायदा अधिक है, क्योंकि वाणिज्यिक फसल के रूप में लौंग को आप जो है कि मसाले के रूप में बेच सकते हो, महंगी कीमत होती है इनकी। वहीं मृदा का अपर्दन भी कम होता है, इसलिए दक्षिण भारत में इसकी खेती अच्छी होती है। और अगर हम बात करें कि ये सब चीजें तो समझ में आ गई सर, मृदा का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, तो सस्यावर्तन आप कर सकते हो, यानी कि फसलों का हेरफेर करो। ऐसा नहीं कि एक ही फसल पे हमारे बाबा ने बोया, हमारे पापा ने बोया, तो हम भी बोएंगे कि नहीं, हमें गेहूं की फसल लगानी है। अरे दोस्तों, गेहूं की फसल से उस मिट्टी की उर्वरक क्षमता कितनी नुकसान हो गई होगी। तो आप कभी गेहूं लगा दो, कभी मक्का लगा दो, कभी गन्ना बो दो उस पर, कभी कोई भी फसल बो दो, ताकि अलग अलग फसल के जो अलग अलग पौष्टिक गुण हैं वो मिट्टी को मिलते रहेंगे और मिट्टी की उर्वरा क्षमता अच्छी रहेगी, तो मृदा का संरक्षण हो जाएगा। वहीं वेदिका निर्माण करो, टेरेसिंग करो। इट मीन्स की जो खेती होती है उसके चारों तरफ आप एक मेड़ लगाओ, मेड़ बनाओ प्राकृतिक रूप में। हालांकि गांव में मेड़ रहती है, खेतों में बंटवारा होता है। तो फिर वहीं वायु रोध लगा दो। अगर
किसी वजह से, वायु की वजह से जो है कि मिट्टी वहां से धूल कण के रूप में उड़ के आंधी के रूप में दूसरी जगह जा रही है, तो वहां पे वायु रोध लगा के उस मिट्टी को बचाइए। वहीं समुच्च रेखीय कृषि यानी पर्वतीय क्षेत्रों में जो कृषि आप देखोगे कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे सीढ़ी नुमा पैटर्न में होती है इस तरीके से। और यहाँ पे आप क्या करो, एक मेड़बंदी टाइप का लगा दो, जिससे पानी जो है कि ढलवा क्षेत्र में बहुत तेजी से गिरता है, पानी बहुत सरसर सरसर गिरेगा, तो इसको रोकते हुए चलो ताकि फसलों को पानी भी प्रॉपर मिल जाए और वो धीरे धीरे जो है कि पानी का बहाव बना रहे। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। और वहीं जल संरक्षण के लिए निम्न कृषि पद्धतियां भी सहायक हैं। जैसे अगर आपको जल का भी संरक्षण करना है तो भूमि की कम या शून्य जुताई करो, जिसको हम लोग कहते हैं जीरो टिलिंग या जीरो टिलेज भी कहते हैं। मतलब आप जुताई बिल्कुल करो ही मत, बहुत ही कम जुताई कर दो इसकी, ठीक है। और खेत में सिंचाई के पूर्व अगर आप जिप्सम का प्रयोग करते हो तो उनकी क्षारीयता कम हो जाएगी और वो पैदावार होने के लिए अच्छी हो जाएगी। और फसल अवशेष को खेत में ही रहने दिया जाए, जैसे पराली वगैरह की समस्या दूर हो जाएगी। आप देखोगे, जैसे मान लेते हैं कि आप जब ये मिट्टी मैंने बना दी, यहाँ पर आप देखोगे कि धान वगैरह अगर आप काटते हो तो इतना इतना छूट जाता है, इतना इतना छूट जाता है ना। अगर आप गेहूं काट रहे हो तो भी इतना छूटता है जड़ में, और अगर आप इस तरीके से गन्ना काट रहे हो तो भी इतना छूटता है। तो ये इसकी नीचे की जड़ें होती हैं और इसी को हम पराली कहते हैं। इसी को लोग क्या करते हैं, जला देते हैं। और जलाने के बाद दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे क्षेत्रों में धुएं का प्रदूषण बढ़ जाता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि क्यों ना आप इसको जलाओ मत, इसको इसी में रहने दो। एक समय के बाद 2 महीने, 1 महीने, 10 दिन, 15 दिन में आप देखोगे कि ये धूप की वजह से इसी में गल जाएगी, और इसी में गल की क्या होगी, मिट्टी प्लेन हो जाएगी और हमें सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि इन पोषक तत्वों में, यानी इन पौध की जो ये आपके जो फसल अवशेष है, इनमें पानी की मात्रा है, कार्बन की मात्रा है, नाइट्रोजन की मात्रा है। क्योंकि जड़ों का नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन ग्रहण करती है वायुमंडल से, तो इन जड़ों में नाइट्रोजन, तो ये मिट्टी की उर्वरा क्षमता को भी बढ़ाएंगी और जल की कमी भी नहीं होने देंगी, जल का संरक्षण भी होगा, हमें अलग से सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन पंजाब, हरियाणा में जो एकड़ एकड़ में खेत होते हैं, बहुत बड़े बड़े बीघे में खेत होते हैं, तो किसानों के पास इतना समय नहीं होता इतना वेट करें। उन्हें उनकी फसल लेट हो रही होती है, उन्हें लगता है कि हमारी फसल लेट हो जाएगी तो हमारे पैसा कम मिलेगा, तो क्या करते हैं, एक ही दिन में पूरा का पूरा जला देते हैं। और ये इतने सूखे हुए होते हैं कि आराम से जल जाते हैं। और फिर वही धीरे धीरे धूल कण जो है कि उड़ते हुए दिल्ली की सीमा रेखा में, यूपी के पश्चिमी यूपी में बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद में पहुंचते हैं, जहां पे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। यही पराली की समस्या है। तो पराली का भी ये समाधान यहाँ पे निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने पूरी तरीके से समझ लिया कि मिट्टी किस प्रकार की थी, मिट्टी से संबंधित क्या समस्याएं थी, वो सारी चीजें। अब हम यहाँ पे कवर करेंगे अपने प्राकृतिक वनस्पति। तो जैसे कि आप देखेंगे कि भारत में जो वर्गीकरण होता है वो कुछ इस तरीके से है कि पहला तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार या अर्ध सदाबहार वन मिलेंगे आपको, जो आपको 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री के बीच में मिलेंगे नॉर्थ में, क्योंकि हम भारत में तो है नॉर्थ गोलार्ध में। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मिलेंगे जो 10 डिग्री से 30 डिग्री तक मिलेंगे। उष्ण कटिबंधीय कटीले वन मिलेंगे, ये भी इसी में मिलेंगे, लेकिन ये आपको रेगिस्तान वाले क्षेत्र में मिलेंगे। वेलांचली या अनूप वन मिलेंगे, ये आपको तटीय क्षेत्रों में मिलेंगे। फिर उसके बाद पर्वतीय वन मिलेंगे जो 30 डिग्री से ऊपर मिलेंगे हमें हिमालयी क्षेत्रों में। तो ये अलग अलग प्रकार का कैटेगराइजेशन है प्राकृतिक वनस्पति का। अब एक एक वनस्पति उठाकर हम पढ़ेंगे और उनके बारे में पूरी जानकारी को कवर करते हुए चलेंगे। जैसे सबसे पहले आता है आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, सबसे पहले ये आता है। तो इनका जो विस्तार है दोस्तों, वो मुख्य रूप से कहाँ मिलेगा आपको, 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के मध्य में। अब भारत का विस्तार ही शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से, तो लगभग 1.5 से 2 डिग्री तक हम इसका विस्तार देख पाते हैं। यहाँ पे अत्यधिक आर्द्र और उष्ण भाग होता है, क्योंकि 0 डिग्री के नजदीक होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। तो औसत वार्षिक वर्षा यहाँ क्या प्राप्त होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। सापेक्षिक आर्द्रता यहाँ 70% से अधिक होती है, इसलिए वर्षा अधिक होती है। औसत तापमान यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। इसका विस्तार आपको कहाँ मिलेगा, असम में मिलेगा, मेघालय में, त्रिपुरा में, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, केरल, पश्चिमी तटीय मैदान यानी कि पश्चिम के जो घाट हैं, यहाँ पर ये मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद बात करेंगे, अगर इसमें कुछ प्रमुख वृक्षों की बात करें तो इसमें आपको सिनकोना वृक्ष मिलेगा, रबड़ का वृक्ष मिलेगा, महोगनी मिलेगा, एबोनी मिलेगा, नारियल मिलेगा, बांस मिलेगा, आयरनवुड। बांस को हाईलाइट कर लेना, क्योंकि बांस अक्सर जो है कि कई बार इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो बांस आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में आता है। अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट को समझते हैं। अब हम पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन। इसमें जो औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है वो 70 से 200 सेंटीमीटर तक है। जल की उपलब्धता के आधार पे आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन में इसका विभाजन है। आर्द्र मतलब होता है गीला, यानी कि जहां पे वर्षा की मात्रा अच्छी खासी होती है, और शुष्क मतलब होता है सूखा, जहां पे वर्षा नहीं हो पाती है। अब जैसे यूपी को ही आप देखोगे
तो यूपी का जो पूर्वांचल वाला क्षेत्र है, क्योंकि गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो हम कह सकते हैं कि आर्द्र पर्णपाती क्षेत्र है। लेकिन वहीं पश्चिमी यूपी में, मथुरा में, आगरा में, बागपत में, इन सभी क्षेत्रों में बारिश बहुत कम होती है और इसलिए शुष्क पर्णपाती में विभाजन होता है, शुष्क पर्णपाती होती है। यहाँ पे आप देखोगे आर्द्र पर्णपाती क्षेत्र कहाँ मिलेगा? उत्तर पूर्वी राज्यों में मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में, हिमालय के गिरिपथ में मिलेगा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पे मिलेगा, ओडिशा आदि मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ठीक ठाक वर्षा हो जाती है। मुख्य वृक्ष मिलेगा आपको साल, सागवान, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम, चंदन आदि। यहाँ पे आपको चंदन को याद रखना है, क्योंकि चंदन भी कई बार पूछा जाता है किस वनस्पति के अंतर्गत आता है, यानी उष्ण कटिबंधी में आता है। वहीं इसका जो सेकंड पार्ट है शुष्क पर्णपाती में, तो इसमें आप देखोगे कि 70 से 100 सेंटीमीटर तक इसकी वर्षा होती है। प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो गया, बिहार का क्षेत्र हो गया, मैदानी भाग हो गए, ये सभी हो गए। मुख्य वृक्ष इसमें अक्सलवुड है, तेंदू। तेंदू के पत्तों से दोस्तों क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनती है। बीड़ी, वो गाना सुना ना, बीड़ी जलाइले जिगर से पिया, तो वही बीड़ी है पीने वाली जो बुजुर्ग पीते हैं, तेंदू के पत्ते से बनती है। और वहीं पलास, अमलतास, खैर, पीपल, नील, नीम, साल। ये खैर वो खैरियत पूछने वाला नहीं है, ठीक है, ये खैर खैरियत पूछने वाला नहीं है। इसी से बनाया जाता है दोस्तों कत्था, जिसमें किसमें लगता है? ये पान में लगता है, कि खैले पान बनारस वाला, सुना है ना गाना अमिताभ बच्चन का, तो उसी में है कि बुद्धि खुल जाती है इस पान को खाने से। तो ये कत्थे की वजह से हमारे पान का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है दोस्तों। इसीलिए पान खाने वाला व्यक्ति कहता है कि थोड़ा कत्था ज्यादा लगाओ, ताकि हमारे सामने लिपस्टिक भी फेल हो जाए, कि मुंह एकदम लाल हो जाए अच्छे से। तो समझ में आ गया, ये तेंदू के पत्ते से बीड़ी, खैर के पत्ते से कत्था। अब यहाँ पे हम चौथे पॉइंट पे पढ़ते हैं उष्ण कटिबंधी कटीले वन, यानी कि उष्ण कटिबंध तो है ही है, यानी ये क्षेत्र तो आपका रहेगा 10 डिग्री से 30 डिग्री। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे पूर्वी क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही थी। लेकिन अब हम पढ़ेंगे पश्चिमी क्षेत्र, क्योंकि राजस्थान हमारा क्या है? भारत, मतलब भारत का पश्चिमी क्षेत्र होता है, जो कटीले वन जहाँ पे पाए जाते हैं और जहाँ पे वर्षा 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। एवरेज आप देखोगे तो 25 सेंटीमीटर के आसपास ही तो बस वर्षा होती है। कहाँ पर? आपके इसमें राजस्थान में कटीले वन मिलेंगे, झाड़ियां मिलेंगी, छोटी छोटी घासें मिलेंगी, क्योंकि बड़े वृक्ष को बड़ा होने के लिए आपको अधिक मात्रा में पानी चाहिए। घास का क्या? घास आज पैदा होती है, 2 दिन बाद सूख जाती है, मर जाती है, फिर घास पैदा हो जाती है। लेकिन वृक्ष के लिए बड़े मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जो कि नहीं मिल पाता राजस्थान में। तो यहाँ पे हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी का भी अर्धशुष्क क्षेत्र वगैरह, दक्षिण पश्चिम पंजाब आ जाता है। यहाँ पे अकासिया, खजूर जिसको हम पाम कहते हैं, यूफोरबिया, बबूल, बेर, नागफनी आदि, इन सभी की खेती की जाती है। अब हम वेलांचली की बात कर लेते हैं। तो वेलांचली की अगर हम बात करें तो आर्द्र भूमि क्षेत्रों में होते हैं, डेल्टाई क्षेत्रों में होते हैं, समुद्र तटीय क्षेत्रों में होते हैं, जैसे सुंदरबन की खाड़ी, मतलब सुंदरबन का जो डेल्टा है, और यहाँ पे सुंदरी नाम का जो वृक्ष होता है, उसकी वजह से ये सुंदरबन कहलाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वेलांचली जो क्षेत्र होते हैं वो सामान्यतः तटीय क्षेत्रों में आते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। अगर हम बात करें जो वेलांचली वाले जो क्षेत्र हैं, तो 2019 की भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती क्षेत्र हमारे पूरे भारत का 40.86% है। उष्ण कटिबंधी आर्द्र पर्णपाती की बात करें तो 17.65 है, और उष्ण कटिबंधी अर्ध सदाबहार वन की बात करें तो 9.27%। तो सबसे अधिक किसका रेशियो है? सबसे अधिक शुष्क वाले का है, ध्यान देना, शुष्क वाले का है। सेकंड नंबर पे आर्द्र वाले का आता है, थर्ड नंबर पे अर्ध सदाबहार का आता है। भोजपत्र यानी बर्च का वृक्ष कहाँ पर मिलता है? हिमालय में मिलता है भोजपत्र का। और सागौन और साल किसके उत्पाद हैं? तो उष्ण कटिबंधी पर्णपाती यानी पतझड़ी, शुष्क और आर्द्र दोनों में होते हैं, और यही चीज मैंने आपको बताई थी अभी कि ऐसे प्रश्न बनते हैं। अब हम बात करें जरा पश्चिमी हिमालय का, तो पश्चिमी हिमालय का जो ट्री लाइन है दोस्तों, इसका मान 3300 से लेकर 3600 मीटर होता है, और पूर्वी हिमालय की जो ट्री लाइन का मान होता है वो 3600 से लेकर 3800 मीटर होता है। इसीलिए पश्चिमी हिमालय की ट्री लाइन का मान हमेशा पूर्वी हिमालय की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि जो पेड़ पूर्वी हिमालय में अत्यधिक ऊंचाई पर मिलता है, वो पेड़ पश्चिमी हिमालय में कम ऊंचाई पर ही मिल जाता है। इसलिए पश्चिमी हिमालय का ट्री लाइन मान कम होता है। मतलब ट्री लाइन का होता है कि जहां पर कम डिग्री पर ही या कम क्षेत्रफल पर ही आपके वो पेड़ पैदा हो रहे हैं, लेकिन पूर्वी हिमालय में वो और ऊपर जाने पे पैदा होता है। पश्चिमी हिमालय की जो शीतोष्ण कटिबंधी वन पेटी में देवदार वृक्षों का बाहुल्य होता है। हालांकि अन्य वृक्ष भी यहाँ मिलते हैं शीतोष्ण में, ओक, फर, स्प्रूस, चेस्टनट, चीड़, लेकिन यहाँ पे देवदार वृक्षों का ज्यादातर वो रहता है, प्रभाव रहता है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि किसे जंगल की आग कहा जाता है। तो जंगल की आग के लिए वैज्ञानिक नाम होता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, हालांकि कुछ और नहीं है,
वो आग नहीं है जो आप सोचोगे कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लग जाती है, कंगारू बेचारा मर गया था, न्यूज आ गई थी पूरी की पूरी, तार में फंस के मर गया था। ये वो आग नहीं है कि वाकई आग लग जाती है। इसका मतलब होता है कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसे ढाक या पलाश के नाम से भी जानते हैं, जो कि राजकीय पुष्प होता है यूपी का। आज ही आप लोग क्लास खत्म होने के बाद गूगल पे देख लेना। ये एक ऐसा पौधा होता है लाल रंग का, जब ये बहुत तेजी से झड़ता है ना, तो जमीन पर जब ये गिर जाता है तो ऐसा लगता है दूर से देखने पे कि लाल लाल रंग की आग जल रही हो वहां पे, कि एकदम जंगल की तरह पूरा फैल गया हो और आग जल गई हो। ठीक है, इसलिए इसको नाम कहा जाता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो असल में ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किसका नाम है? पलाश का नाम है। सागौन के वृक्ष की बात करें, जिसको टीक कहा जाता है, ये मध्य प्रदेश, यूपी, कर्नाटक तीनों राज्यों में पाया जाता है, लेकिन एमपी में सर्वाधिक होता है और ये पूछा जाता है प्रश्न। फिर इसके बाद हम बात करें, फर्न एक संवहनी पौधा होता है और ये पौधे बीज रहित होते हैं और इसमें फूल नहीं उगते हैं। वनस्पति प्रकार और अवस्थिति की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो वनस्पति होती है, आर्द्र मतलब हल्की गीली, यानी कि जहाँ पे वर्षा की मात्रा होगी, तराई क्षेत्र हो गया। शुष्क वाला क्षेत्र मध्य गंगा का मैदान जहाँ पे वर्षा कम होती है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, तो ये सह्याद्री यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिमी घाट के क्षेत्र जहाँ पे वर्षा होती है। और उष्ण कटिबंधीय वन की बात करें तो साइलेंट वैली यानी कि केरल में मिल सकता है। शंकु वृक्ष की बात करें हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। हालांकि पर्वतीय क्षेत्र है, हिमाचल की जगह अगर आपको ऑप्शन लद्दाख आ जाए, उत्तराखंड आ जाए, जम्मू आ जाए, तो भी ये लगाना है। कच्छ वनस्पति, ये कच्छ वनस्पति है दोस्तों, जिसको हम लोग मैंग्रोव वनस्पति भी कहते हैं, सुंदरवन वनस्पति भी कहते हैं। ये कच्छ गुजरात वाला नहीं है, वो कुछ गुजरात में जो है वो कच्छ का रण, वो एक जगह है, वनस्पति नहीं है। इसको मत कंफ्यूज हो जाना कि कच्छ में जो पैदा हो रही होगी वनस्पति हम उसे कच्छ वनस्पति कहते हैं, नहीं। कच्छ वनस्पति मैंग्रोव का ही दूसरा नाम है, जो कि सुंदरबन डेल्टा में पाई जाती है, इसलिए इसको पश्चिम बंगाल सुंदरबन होता है। पतझड़ वन कहाँ पे पाए जाएंगे? राजस्थान में पाए जाएंगे। और सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त होने वाला सबसे अधिक बहुउद्देशीय वृक्ष होता है खेजरी। इसे क्यों कहा जाता है मरुस्थल का राजा? क्योंकि ये अधिक तापमान सहकर भी कम पानी की आवश्यकता के साथ जीवित रह लेता है। वरना दोस्तों, जिस पौधे पे अधिक तापमान मिल रहा हो तो उसको कहीं ना कहीं पानी की आवश्यकता होती है। आप अपने कोई कंपैरिजन करो ना, आप 2 घंटे मई जून की गर्मी में बाहर टहल के आ जाते हो, पूरी बॉडी सूख जाती है और घर आते पहले 1 गिलास या 2 गिलास 4 गिलास पानी पी जाते हो। खाना होना सब बाद में, मम्मी खाना दे रही है, कह रहे हो खाना बाद में, पहले हमको पानी दो 5 गिलास। क्यों? क्योंकि सूरज भगवान हमारा पानी चूस लिए हैं। क्योंकि गर्मी में आप इतना तापमान झेल के आ रहे होते हो बाहर की जलवायु में, गर्मी के समय, कि आपको पहले 5 गिलास पानी चाहिए। अब फिर भी ये तो बेचारा खेजरी का पेड़ है, जो कि मरुस्थल का राजा है, जो कहीं चल भी नहीं सकता, फिर भी बेचारा तापमान सहता रहता है और उसके बावजूद कम पानी में जीवित रह लेता है। इसीलिए सामान्यतः इसी पेड़ को प्रयुक्त किया जाता है सबसे अधिक, कि ताकि अगर वर्षा कम भी हो, तापमान ज्यादा भी रहे, तो भी ये ग्लोबल एनवायरनमेंट को बढ़िया करेगा, कहीं ना कहीं जो है कि पर्यावरण को अच्छा रखेगा और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में प्रयास करेगा। लीसा प्राप्त होता है दोस्तों चीड़ के वृक्ष से, क्योंकि लीसा से हम विरोजा बनाते हैं, तारपीन का तेल बनाते हैं, और जिसका उपयोग उद्योग, साबुन, पेंट आदि उद्योग में किया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कच्छ वनस्पतियां, यानी कि मैंग्रोव वनस्पतियां हैं, इनके बारे में अलग अलग जगह पूछ रहा है। जैसे अचरा रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, क्योंकि यहाँ पे भी कच्छ वनस्पति मिलती है। कुंडापुर कर्नाटक में है, पिचवरम तमिलनाडु में है, और वेम्बनाड केरल में। इन चारों ही जगह में आपको वनस्पति मिलती है कच्छ वाली। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पतझड़ वन, जो को हम डिसेडियस कहते हैं, इसका सर्वाधिक विस्तार आपको एमपी में मिलेगा, सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ मिलेगा। भाई जब एमपी में ही मिल रहा है तो एमपी से ही तो निकल रहा छत्तीसगढ़, तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक पतझड़ वन आपको देखने को मिलते हैं। तो अब हमारा दोस्तों अगला चैप्टर रहेगा सिंचाई। दोस्तों आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि अब जल्दी ही हम लोग एक दिन में 4-4 क्लास शुरू करने वाले हैं, क्योंकि निशु मैम से मेरी बात हो गई है। अब वो भी 2 से 3 दिन में आपकी हिस्ट्री की क्लास शुरू कर देंगी, जो कि बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाएंगी। और दूसरा, मैं भी हो सकता है पॉलिटी, ज्योग्राफी के साथ एनवायरनमेंट या बायोलॉजी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट लेके चलता हूँ, ताकि आपका मैक्सिमम चीज़ों को जो है कि कम समय में हम कवर कर लें, और लास्ट दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक तक सारे के सारे शॉर्ट नोट्स कवर हो जाए, जिससे आपका मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाए। और अगर आप लोगों ने पीडीएफ नहीं लिए तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पीडीएफ ले लीजिए, परचेस कर लीजिए उसको, ताकि आप घर पर भी अदर टाइम में इसको बार बार रिवीजन करते रहें। आप यकीन मानिए कि कोई भी टॉपिक इसमें नहीं बचेगा। आपको खुद एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कहीं से भी पेपर आ जाए, मेरे कम से कम 90 या 100 प्लस तो मेरे सही होने ही होने आरओ में, कहीं नहीं जा रहा है। और अगर आपने 100 प्लस सही कर लिए और हिंदी में 45 सही कर लिए, तो आपका प्रीलिम्स कहीं नहीं रुकेगा। तो इसलिए आप लोग पीडीएफ परचेस कर लीजिए। उसके लिए व्हाट्सएप में नंबर दे रखा है मैंने, वहां पर वीडियो के नीचे मोर सेक्शन में
वहाँ से आप PDF को परचेस कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस जान सकते हैं। पेमेंट बहुत कम है, उसका प्राइस बहुत कम है एवरी सब्जेक्ट का। और साथ में अगर आप हमारी क्लास को देखते हुए चलते हैं ना, अपनी PDF को साइड में रखिए और क्लास को सामने रख लीजिए और पेन से अपडेट करते चलेंगे, तो आपको मैक्सिमम चीज़ें यहीं समझ में आ जाएंगी, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए, तैयारी अच्छे से करिए।